हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको मैसेज के अंदर भेजा था तो उन्हीं लेसन्स की रिवीजन करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशंस, इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक, इनको हम देखेंगे ऑफलाइन। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लेट्स ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है भाई, सीधा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आपको पता होगा, जो वेपर प्रेशर है, दो सोलेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों हवा में उड़ सकते हैं। जैसे पानी को और अगर हम एथेनॉल को मिक्स कर देते हैं तो दोनों हवा में उड़ सकते हैं, दोनों वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब हवा में उड़ सकते हैं। तो उनका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें? तो उसका वेपर प्रेशर का सीधा सीधा फॉर्मूला है जो आपको पता भी, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो टोटल प्रेशर होता है भाई आपके पास, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, जितना भी है, डाल्टन का लॉ है, सबको पता है इसका। सारे प्रेशर्स को जोड़ दो। मान लीजिए एक सोलवेंट ए है, दूसरा सोलवेंट बी है, दोनों का टोटल निकालना चाहते हैं, दोनों को जोड़ दो, दोनों का टोटल प्रेशर आ जाएगा, टोटल प्रेशर। ठीक है, पीएस। तो अब उसको कैसे निकालते हैं? अगर मिक्सचर हो तो, मिक्सचर मतलब अलग अलग कंसंट्रेशंस के ऊपर अगर उनका किसी का मिक्सचर है, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई में उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई में उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर, और एक्स ए और एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन, दो सॉल्वेंट्स का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है, या दो से ज्यादा भी है तो सबका टोटल मोल फ्रैक्शन। इसी सॉल्यूशन में अगर एक से ज्यादा सॉल्वेंट हैं जो वेल वोलेटाइल हैं, हवा में उड़ सकते हैं, उन सबका मोल फ्रैक्शन जब कैलकुलेट करते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, है ना। दोनों तो इस वजह से तो वो एक फ्रैक्शन होगा, तो मोल फ्रैक्शन में सभी फ्रैक्शंस को जब जोड़ोगे तो टोटल 100% आना चाहिए। फ्रैक्शन 1 में से निकाला जाता है, परसेंटेज नहीं होता वो। तो टोटल तो 1 आएगा क्योंकि 1 का कुछ हिस्सा है, 1 का कोई फ्रैक्शन है। तो इसलिए जनरली आपके सिलेबस में दो ही सोलवेंट हैं, ठीक है, या दो ही सोल्यूट एंड सोलवेंट। सॉल्यूशन हमेशा दो ही चीजों से मिलकर बनेगा। हायर क्लासेस में भी दो ही चीजों से मिलकर बनता है, दो से ज्यादा नहीं होती है। हालांकि हम एक नींबू पानी भी घर पे बनाते हैं ना, तो नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं हल्का सा, और पानी, 3-4 इंग्रेडिएंट हो जाते हैं। लेकिन आपकी स्टडी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट पर ही है, एक सोलवेंट होगा, एक सोल्यूट होगा, या दोनों सोलवेंट हो सकते हैं, उन्हीं पर आपकी स्टडी है। तो उन दोनों का टोटल यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? याद रहेगा सबको? यस सर। फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेंड करके पीएस इक्वल, ये थोड़ी डेरिवेशन टाइप में दे रखी है, नीड नॉट टू डू दैट। ठीक है, यहाँ से अब आपके सामने सीधा ये फॉर्मूला आएगा। और ये देखो पीएस टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो पीए नोट एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नोट बी मोल फ्रैक्शन, सॉरी वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म ऑफ बी माइनस वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म ऑफ ए। इन्होंने इनको ऐसे जोड़ रखा है। ये जो टोटल जोड़ रखा है ना, आप इसको चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से इन्होंने इसको ऐसे निकाला है। ठीक है, हम इसकी डेरिवेशन में फिलहाल नहीं जाने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, पीएस को वाई एक्सिस पर रखिए, ये हो गया सी, ये क्योंकि प्योर फॉर्म में कांस्टेंट है सी, जहां से स्टार्ट होगा। ये हो गया हमारा एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर ये आएगा, और ये है एम। यस, क्लियर है भाई? तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी, एम इंटू एक्स प्लस में सी, क्या बन गया? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अब देखना स्लोप कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आता है, ये चीज भी देख लेना। ये ग्राफ बनाने का तरीका, पॉजिटिव स्लोप के लिए p भी अगर बड़ा है p नोट a से तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, और अगर p नोट a बड़ा है p भी नोट b से तो नेगेटिव स्लोप आएगा। नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है पता है? पॉजिटिव स्लोप मतलब टीचर के क्लिक की तरह ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, और नेगेटिव स्लोप क्या होगा? अपोजिट ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ है तो नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ के अंदर कोई स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप। यस, क्लियर है? यस सर। है ना। तो ये आपके सामने वो हल्की सी रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। मेथेनॉल C2H5OH फॉर्म ए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, डेफिनेटली ये सारे फॉर्मूलाज आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मेथेनॉल, ये एथेनॉल था और ये है मेथेनॉल। मेथेनॉल और एथेनॉल को मिक्स कर दिया, एंड 23 ग्राम ऑफ एथेनॉल। तो यहाँ देखिए C2H5OH जो है उसका गिवन मास दे रखा है 23 ग्राम, ठीक है, और मेथेनॉल का CH3OH इसका गिवन मास दे रखा है 32 ग्राम। अब इनका मोलर मास निकालो भाई, फटाफट आप लोग बताएंगे मोलर मास कितना है इन दोनों का। निकालना आता है सबको? सॉल्व सर गिवन मास करने मोलर मास
6 आएगा। कितना? 46। 46 आ रहा था 46 आएगा इसका, ठीक है। 46 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास। पर मोल जरूर बोला करो। और मेथेनॉल का 34 आ रहा था 32, सेम 32 ग्राम पर मोल। एक मोल में 32 ग्राम होता है। तो देखो इनके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 0.5 और 1 मोलर मास इक्वल 1/2 आ गया। क्लियर है? ये आगे मोल, किसके मोल आगे? एथेनॉल के। मेथेनॉल के मोल निकालेंगे, ये क्या होगा? 1 मोल आएगा। डिवाइडेड बाय मोलर मास भी इसका 32 ही है, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो हम 1/2 मोल को 0.5 मोल भी बोल सकते हैं, हम बात एक ही है। ठीक है, तुमने नंबर ऑफ मोल तो निकाल लिया। अब ये क्या कह रहा है? मेथेनॉल का पी नोट है, मेथेनॉल का कितना? सर। पी नोट। यस यस बेटा। सर ये 23 है ग्राम। आपने 32 ग्राम लिख लिया उसका मिथेनॉल का। मेथेनॉल 23 है? नहीं सर, मिथेनॉल 32 है। चाहिए सर, मैंने अपोजिट पढ़ लिया। दोबारा बताइए मुझे, क्या कह रहे हैं आप लोग? सर अपोजिट पढ़ लिया था मैंने। सही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मेथेनॉल पी नोट, मेथेनॉल जो है उस वो कितना दिया हुआ है? 90 mm। ठीक है, आ गया 90 mm ऑफ मरकरी मेथेनॉल का Hg के ऊपर। और पी नोट एथेनॉल ये भी गिवन है, एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, ये कितना है? 51 mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बोला कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी निकालना है और उसके कंस्टिट्यूएंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर भी निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रेशर, अगर हम सॉल्यूशन का प्रेशर निकालेंगे क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लीजिए मेथेनॉल को अगर मैं इसको A मान रहा हूं, या मेथेनॉल को मैं N मान लेता हूं, M। ठीक है, और एथेनॉल को हम मानते हैं E से शुरू होता है, एथेनॉल E। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ M मल्टीप्लाई में वेपर प्रेशर ऑफ M मेथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल मल्टीप्लाई में वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। तो देखिए ये कैसे निकलेगा पीएस भाई? सीधी सी बात है, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालने? गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेनॉल, कितने हैं मेथेनॉल के मोल? 1 मल्टीप्लाई में पी नोट। पी नोट क्या? एथेनॉल का प्योर फॉर्म में प्रेशर 51 है, प्लस में गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ ई, एथेनॉल के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.5 मल्टीप्लाई में 90। यस सर। सर पी नोट, तो मोल फ्रैक्शन में सर पी नोट M तो 90 होगा ना? वही सर, पी नोट एम तो 90 होगा ना? पी नोट M 90 है क्या? हाँ उल्टा लिख दिया। यस सर। गुड गुड गुड। पी नोट M 90 है, लेकिन उसके अंदर जो मेन गड़बड़ वो आपने देखी नहीं। गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ M मेथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल कितने आएंगे? 1.5 प्लस 0.5 और प्लस में गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के कितने हैं? 0.5 डिवाइड बाय 1.5 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दोनों का टोटल 1.5 आएगा और मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा? 51। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मैं इसको यहाँ से रब करके 1.5 ही लगा रहा हूँ। और अब जरा कैलकुलेशन कीजिए फटाफट और बताइए मुझे कितना आने वाला है। 77 mm ऑफ Hg। 1.5। ठीक है, तो 6 आ गया लगभग, पॉइंट से ऊपर 10 चला जाएगा, 60 16 आ जाएगा। 60 प्लस 60 प्लस ये कितना आएगा? 3 पे जाएगा 17। यस सर, 77 आएगा। है ना? तो ये 77 आ गया। दैट्स इट। समझ में आ गया अभी सबको? यस सर। यस सर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 77 आ गया। और इनका पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? पार्शियल वेपर प्रेशर देखिए, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल निकाल रखे हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल रखे हैं, फिर इसका मोल फ्रैक्शन 2/3, 1/5 हमने निकाला था, इन्होंने 2/3 लिख दिया। इसका मोल फ्रैक्शन इन्होंने 1/3 लिख दिया, हमने उसको ये निकाला था। क्लियर है? फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मेथेनॉल का प्रेशर जो है वो क्या होगा? पी नोट इंटू एक्स, मेथेनॉल का प्रेशर। तो पी नोट हमें पता है, एक्स हमें पता है, तो ये हमने मेथेनॉल का निकाल लिया 60 mm, और एथेनॉल का कितना निकला था? ये आ गया 70 mm। ठीक है, तो पीएस के आप दोनों को जोड़ दो। इंडिविजुअल भी दोनों का 60 और 17 आएगा, और दोनों को जोड़ने पर हमने टोटल डायरेक्ट निकाल दिया। यस, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस यस सर। सर।
किसी को डाउट नहीं है ना? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम आप 10-15 क्वेश्चन करेंगे तब जाके इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका आएगा, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल जो होंगे उनका मोलर मास अलग अलग होगा, तो आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार दिमाग को घुमा घुमा के एक ही चीज को करना है ना। आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब देखिए भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई या पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर है वो पी से कर सकते हैं, लेकिन उसको पाई बोलते हैं, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीवी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना भी चेंज हुआ वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है सोल्यूट डालने से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। पानी में चीनी मिलाइए, चीनी हवा में उड़ती नहीं है, पानी को उड़ने नहीं देगी। चीनी हवा में उड़ती नहीं है और पानी को वो उड़ने नहीं देगी, तो उसका वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा? जब हम फ्रीजिंग पॉइंट डाउन आ जाएगा, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। तो उसको वेपर बनाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई डेफिनेशन देगा मेरे को परफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट की? सर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है जिस टेम्परेचर। ठीक है, गुड। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिट करूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट या जो भी आपने ले रखा है लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज्यादा करते हैं तो वेपर प्रेशर में फर्क पड़ जाता है। यस, क्लियर है? यस सर। है ना। तो इस वजह से वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जो बाहर है, बाहर जनरली एनवायरनमेंट होता है, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ से बाहर तो रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी क्लोज्ड वेसल में वो कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो क्लोज्ड वेसल का वेपर प्रेशर जो बाहर का है, अंदर उसके जो है, और लिक्विड का वो जो वेपर प्रेशर, वो जब दोनों बराबर होते हैं तो कोई भी चीज बॉइल होने लगती है। तो पानी को लो टेम्परेचर पर बॉइल किया जा सकता है, पता है सबको? पानी को लो टेम्परेचर पर कैसे कर सकते हैं? यहाँ मैंने लगा दिया पिस्टन, बहुत आसान है। और पिस्टन लगाने के बाद पिस्टन को ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो सपोज पहले पिस्टन यहाँ था और अब मैंने इसको ऊपर उठा दिया, तो इससे क्या हुआ? अब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया। क्यों? पहले तो 1 एटमॉस्फेयर पड़ रहा था, मैंने जबरदस्ती इसको ऊपर उठाया तो एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया। तो मैं इतना एक्सटर्नल प्रेशर इतना कम कर दूं कि पानी रूम टेम्परेचर पर भी बॉइल होना शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने से 5 डिग्री सेल्सियस पर भी, 5 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी को बॉइल किया जा सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम हो जाए तो, ठीक है। जो आपकी सबमरीन होती है ना, समुद्र में चलती है सबमरीन, पता है सबको? इसके पीछे एक पंखा लगा होता है, बहुत बड़ा पंखा होता है। आप जिस रूम में बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ी होती है सबमरीन। एक फैन लगा होता है उसमें, ऐसे करके उसके पंख होते हैं फैन के, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सबमरीन है। तो अब ये हमारी बहुत बड़ी सबमरीन होती है, इसके पीछे लगा होता है टेल पर, है ना। तो ये जब घूमता है तो यहाँ पर लो प्रेशर वाला एक वॉल्यूम, लो प्रेशर वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, और इसकी वजह से पानी जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉइल हो जाता है। सबमरीन के पंखे के पीछे 5 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉइल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। तो पानी का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा जब दोनों का एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, बॉइलिंग। ये है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो अगर मैंने चीनी डाल दी लिक्विड में तो क्या होगा? लिक्विड में चीनी डालने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको बॉइल करने के लिए, वेपर्स को हवा में उड़ाने के लिए मुझे ज्यादा जोर लगेगा। क्यों? बीच में चीनी बैठी है, चीनी को हटाकर पानी बाहर जा रहा है। इस वजह से क्या होता है? मेरा इलेवेशन इन बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसे वेपर बनाने के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। यही होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, अगर वोलेटाइल सोल्यूट में, जो हवा में उड़ सकता है, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, पानी में चीनी डाल देते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी बढ़ेगा। और यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो हो जाएगा, पहले जितना था उससे अब कम हो गया। ये है रिलेटिवली, और ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यस, क्लियर है बेटा सबको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना? यस सर। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए। 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of mercury। यानी आपके पास पानी है, सबसे पहले याद रख लेना, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी। पानी का जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चीनी मिला हुआ पानी है, उसका 750 mm मर्करी ऑफ मर्करी वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये उसने खुद बोला है।
देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन, कितने पानी में कितनी चीनी मिली हुई है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी, टोटल नंबर मोल ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ओनली या ग्लूकोज ओनली, वो होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए भाई पी नॉट वाटर का हमें पता है 760 होता है, ये अब आपको डाटा पता होना चाहिए। क्यों, बता देता हूं। पानी का वेपर प्रेशर 760 mm का मतलब होता है 1 atm, yes? 1 एटमॉस्फेयर 760 मरकरी के mm के बराबर होता है। तो ये अब आपको याद होना चाहिए डाटा कि 760 mm 1 एटमॉस्फेयर होता है। और वाटर का जो रियल में, जो हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर प्योर वाटर का जो प्रेशर है, वेपर्स का प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर वो काम करता है। तो 760 mm होगा मरकरी का। क्लियर है? यस सर। तो इसने दिया सॉल्यूशन का, हमारे पास वेपर प्रेशर 750 mm दे रखा है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब यहां से एक फॉर्मूला आता है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दैट्स इट। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, सोल्यूट बी ही है, ए जो होगा वो सोलवेंट होगा। ठीक है, यानी जो लेस अमाउंट में है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डायरेक्टली सोल्व कर लीजिए। क्लियर है ये सबको? सर 1/76। ठीक है, यस 1/76 आएगा। अब ध्यान देने लायक यहाँ पर जो बात है वो अब जरा ध्यान से सुन लेना भाई। ये फॉर्मूला ठीक है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगता है, डाइल्यूट के लिए, डाइल्यूट जब थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे। यस, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस अब दूसरा एक फॉर्मूला सेम ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, ये पी नोट की जगह पर मैं पीएस लगा बस। यस, आपको पता ही है। तो यहाँ आएगा n डिवाइडेड बाय बड़ा N, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है, मतलब ये नंबर ऑफ मोल ही है n। ठीक है, इस बड़े n को एवोगैड्रो नंबर मत समझ लेना, ये सोलवेंट के मोल है और ऊपर सॉल्यूट के, सोलवेंट मोल और ऊपर सोल्यूट मोल। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? यस सर। ये फॉर्मूला जो है वो ऑल कंसंट्रेशंस के ऊपर अप्लाई होता है, सभी कंसंट्रेशंस पर। ये फॉर्मूला डाइल्यूट कंसंट्रेशन पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब डाइल्यूट में वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये डाइल्यूट में हो सकता है तो हर जगह ये ना कर ले, क्योंकि इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वो x² माइनस 2x प्लस समथिंग जो कांस्टेंट इक्वल टू 0 जो 10th क्लास में करते थे। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी आसान नहीं होगी, ये 2 3 नहीं लिखा होगा, 1.23 into 10⁻20 x²। अब बताओ इसके फैक्टर कैसे करोगे? हो गया टिपिकल, समझ में आ गया? सर जनरली आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन ही दिए होंगे, तो हम कुछ टर्म्स को डाइल्यूट सॉल्यूशन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे सोल्यूट और सोलवेंट का टोटल जो हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो लगभग सोलवेंट के बराबर निकाल लो, क्योंकि सोल्यूट से ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं वॉल्यूम, है ना? तो इस वजह से हम डाइल्यूट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट होता है, डाइल्यूट के लिए माइनस पी एस है। लेकिन बाकी के सभी अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फिर ये अप्लाई नहीं होता, ये गलत हो जाता है। तो ओनली कंसंट्रेशन मान सकते हैं, हालांकि ये फॉर्मूला सभी के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द मास ऑफ द यूरिया। यूरिया का मास देना, यूरिया का फॉर्मूला पता है सबको? डबल बॉन्ड O NH, ये यूरिया होता है। और यूरिया से मिलता जुलता फॉर्मूला होता है भाई एसीटोन का। फर्स्ट कीटोन एसीटोन क्या काम आता है? नेल पॉलिश रिमूवर। यस सर। यस ठीक है, ये देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो हमारे घर में सिस्टर, मदर, जितने भी आंटी उंटी जो हैं वो अगर नेल पॉलिश यूज करते हैं तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए वो लोग एसीटोन भी रखते हैं। और ये एसीटोन ही होता है, इनफ्लेमेबल होता है, आग लग जाती है इसमें, पेट्रोल के जैसा होता है। तो ध्यान रखना, हथियार है भाई इनके पास, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो शुड बी डिजोल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो ये क्या कर रहा है, मास ऑफ यूरिया को 360 ग्राम पानी में घोल दिया, so that the vapor pressure of the solution is decreased। पता है वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा, है ना? तो वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना कम हुआ? 6/7 टाइम, पहले जितना था उससे कम हो गया। कितना? 6/7 टाइम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर से, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है उस हिसाब से हमें पता होना चाहिए बस। तो देखो यहाँ इस गिवन क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट देगा 360 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें दिया है प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है, देखो
उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 6/7 इंटू प्योर वाटर। क्लियर है? ये डाटा समझ में आया? यस सर। तो प्योर वाटर का क्या हुआ था? प्योर वाटर 6/7 गुना कम हो गया, तो मैंने 6/7 से प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। अब आगे बात बढ़ते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस, ये क्या है? ये कौन सा फॉर्मूला है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे लगता है ना। अब ये कंसंट्रेटेड के लिए क्यों लगा? क्योंकि देखो 6/7 कितनी वैल्यू होती है, ये कंसंट्रेटेड के लिए इसलिए लगाया है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 6/7 को कैलकुलेट करेंगे तो हालांकि डाइल्यूट के लिए भी लगा के देख लो, पॉइंटों में आंसर में डिफरेंस पड़ेगा। चलो इसको डाइल्यूट से भी करेंगे, इन्होंने भले ही कंसंट्रेशन से किया। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई एन, अभी इस फॉर्मूले को हमने किया। आई डोंट थिंक कि मुझे इसे डिवाइड वो करना है। पी एस सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का ये रहा। ठीक है, और माइनस पी नोट, और यहाँ पर भी पी नोट आएगा, ये दिक्कत दे रखी इन्होंने। ठीक है, नीचे क्या आ गया? 6 नीचे भी वही पी एस है, तो ये भी 6/7 पी नोट आ गया। अब देखो यहाँ क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट। तो सोल्यूट के मोल यानी पानी के 360 ग्राम पानी दे रखा है, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 360/80 है ना, जो सोलवेंट है। और सोल्यूट कितना है? यूरिया का मास हमें नहीं पता, और यूरिया का मोलर मास यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, यूरिया का तो 60 होता है ना, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, यूरिया का मास होता है मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, तो गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइड में सोलवेंट का गिवन मास 360 ग्राम पानी है, डिवाइड में मोलर मास वाटर का 80 होता है। क्लियर है बेटा ये डाटा? यस सर। सोल्व किया 200 ग्राम, सीधा 200 ग्राम यूरिया मिला रखा है। अब हम इसी फॉर्मूले को, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे, और इस ऐसा करने पर पी नॉट माइनस पी एस ही रहेगा, डिवाइड में आएगा पी नॉट। अब डिफरेंस देखेंगे, इक्वल आएगा, इक्वल तो सेम आना चाहिए ना। मोल फ्रैक्शन n/n आएगा, बताओ जरा। सर है ना, x मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका मोल फ्रैक्शन आएगा? सॉल्यूट का, सोलवेंट का? सॉल्यूट का। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा। पी नोट हमें पता है, पी नोट कितना है? पी नोट और थोड़ी नहीं पता? पी नोट नहीं नोट तो पी नोट ही है सर। सर, बस पी नोट ही होगा, बस और कुछ नहीं। 6/7 पी नोट डिवाइड में यहाँ पर भी 6/7 पी नोट नहीं, 6/7 नहीं आएगा, ये अब प्योर का आ गया ना, देखो समझ गए? इक्वल आ गया। एक्स मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे अभी? गिवन नंबर ऑफ मोल, यानी कि गिवन नंबर ऑफ मोल किसके आ गए? W/60 सर गुड इवनिंग। गिवन मास बाय मोलर मास। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। डिवाइड में ये नंबर ऑफ मोल्स का ही डिवाइड कर रखा है। सर गिवन कल मास जो मेजर टेस्ट होगा मतलब सब्जेक्टिव होएगा या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। पेपर बेटा दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे जिसके अंदर, मतलब सब्जेक्टिव नहीं, जिसके अंदर वैल्यूज देनी होंगी आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के भी आएंगे, जिसके अंदर डायरेक्टली आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, जैसे आपने पहले वो दिया नहीं क्या मतलब फिजिकल फॉर्म में होगा? हाँ, ऑफलाइन टेस्ट है आपका। सर जेई का तो वैसे नहीं सर, फोन पिछली वगैरह बार रहेगा ना जेई का तो। ऑफलाइन टेस्ट में फोन से करवाया था मार्च से। नहीं, इस बार फोन से नहीं है, हार्ड कॉपी है। देखो ये डिपेंड करेगा भाई कि किस चीज से करवाया जाएगा। इसके लिए मैं प्योरली नहीं कह सकता कि आपका वो किस चीज से होने वाला है। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड ही है सर इस बार। चलो पेपर ठीक है, अगर पेन पेपर बेस्ड है तो आपको बेटर पता है। ठीक है, क्योंकि वहां इंस्टीट्यूट में जाने के बाद ही पता लगेगा। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और इसके डिवाइड में आएगा टोटल मतलब, अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टोटल मतलब क्या होगा? W/60 प्लस में 360 डिवाइडेड बाय 18, ये डाटा बनेगा। और नीचे ये आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन। सर यही तो मोल फ्रैक्शन निकालनी है। सर ऊपर तो W/60 आएगा ना 180। ठीक है, तो देखो भाई W/60 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये डाटा आ गया। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तब आपके पास में ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसी वजह से कुछ चीजों को हम डाइल्यूट फॉर्मूले से, कुछ चीजों को कंसंट्रेटेड वाले फॉर्मूले से, क्योंकि कंसंट्रेटेड वाला फॉर्मूला कई जगह पर, कंसंट्रेटेड वाला फॉर्मूला ज्यादा
मतलब एक्यूरेट वैल्यूज में आपको आंसर देता है। कई जगह पर डाइल्यूट अगर उसने बोल रखा है तो डाइल्यूट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि कंसंट्रेटेड वाले में आपकी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। कंसंट्रेटेड वाला तो हर जगह अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड वाला यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह अप्लाई है, वो डाइल्यूट पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो गई तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया। अगर डाइल्यूट वाले से कैलकुलेशन आसान हो तो डाइल्यूट वाले से कीजिए, क्योंकि आपको जितने भी न्यूमेरिकल दिए जाएंगे सब में डाइल्यूट वाला फॉर्मूला ही, और आपके सॉल्यूशन सारे के सारे डाइल्यूट वाले ही आएंगे, क्वेश्चंस और आंसर्स। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। खैर मैं इसको चलो यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको मत यूज कीजिएगा, ठीक है, वो आपकी चॉइस पर रहेगा कि आप किससे यूज करना चाहते हैं। अब आगे देखिए भाई, टीबी चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर इक्वल होता है मोलैलिटी इनटू केबी। केबी क्या होता है? मोलर एलिवेशन है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो एम मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्वेंट इनटू केजी। इन केजी। हाँ याद रखना है फॉर्मूला, इसको मोलैरिटी से मत कर देना, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन इन लीटर, नहीं, ये वो मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी है, छोटा एम, मोलैलिटी। तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। डेल्टा टीवी जो होता है वो इक्वल एम इंटू केबी होता है, बस। हेंस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें पता ही है। खैर अब देखो जरा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो देखो भाई 30 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है? केबी की वैल्यू डेल्टा टीबी इक्वल में इक्वल केबी इनटू एम। केबी इनटू केबी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है? 1.8। 5.5 20 55.5 सर 5.1 0.52 होती है या फिर 1.86 होती है। अब आप लोग बताओ कौन सी होती है बॉइलिंग के लिए? 0.5 एक तो ये पता है, एक तो केएफ है, एक केवी है। क्या क्या क्या? केवी है भाई, दोनों ही केएफ और केवी है। अब केवी याद आ रहा है सर, जो 0.52 है के लिए होती है ना वो तो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको वो क्या होती है। 0.52 यहाँ केबी की वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए। हालांकि देखो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जनरली पेपर में दी होती है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो डेफिनेटली ये आपको याद मिलेगी। मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या आएगी भाई? गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 1/80 5 आएगी। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आ गया, और डिवाइड में क्या आएगा? सोलवेंट इन केजी, सोलवेंट 100 ग्राम है, तो इसमें केजी बनाएंगे तो 1000 से समझ में आ गया बेटा सबको? 1000 से डिवाइड किया ताकि पानी केजी में आ जाए, ये पानी को केजी बना दिया, ठीक है। और गिवन मास बाय मोलर मास, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सोलवेंट इन केजी क्या होता है? ये पूरी टर्म जो है ये बन गई मोलैलिटी, ठीक है। चेंज इन डिप्रेशन पॉइंट आ गया और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपके पास सीधा सीधा। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट फॉलो करो इसको जरा। 31 जा 32 जा, सीधा सीधा 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 जा 2 5 जा। क्लियर है? 2.6 आ गया। तो ये आ गया 5 दूना 10, 5 25 और एक 26, 6 आ गया, और ये लो, ठीक है, दैट इज 2.6। तो भाई 2.6 जो है ये चेंज इन, मतलब चेंज आया डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। क्या आप केल्विन में कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी चीज में आप सोल्यूट को लेंगे, सॉल्वेंट को लेंगे, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में। अब देखो पानी है सॉल्वेंट, यस यस सर। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100, यस सर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या कह रहा है? चेंज हो गया, 2.6 बढ़ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट? फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। 102.6 102 100, यहां देखिए अब 100 प्लस 2.6 इट विल बी 102.6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अगर ये केल्विन में लेते हो, पानी का टेम्परेचर अब केल्विन में लेके देखते हैं, केल्विन में कितना होता है? 273।
तो 373 होता है ना, यस सर 373 केल्विन होता है प्लस 2.6, ये 2.6 वही रहेगा। क्यों? किसी भी चीज का डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अगर डिफरेंस निकालते हो, केल्विन को केल्विन में से घटा दो तो जो डिफरेंस आएगा, और डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में से घटा दो तो वो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस हमेशा बराबर आता है। बराबर मतलब उनका जो वैल्यू का डिफरेंस है वो 1 डिग्री और 1 केल्विन बराबर होते हैं। तो चाहे आप 2.6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कह दो, चाहे इसके पीछे केल्विन लगा दो, डिफरेंस की जो वैल्यू होती है, जो अमाउंट होता है, जो नंबर होता है वो सेम रहता है डिग्री और केल्विन में। डिफरेंस का नंबर याद रखना, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों के साथ सेम रहता है, हमें पता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 375.6 केल्विन। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ये इसी तरह से होगा। तो यहाँ देखो इन्होंने 0.65 भी लगा रखा है, तो 102.65 डिग्री सेल्सियस में निकाल रखा, सीधा सीधा, दैट्स इट। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े। अब इन्होंने कैसे निकाला वो बता देता हूँ। इन्होंने टीबी माइनस टी डेल्टा टी नोट बी कर रखा, मतलब टी नोट बी हमें पहले से पता होता है 100, और टीबी में से माइनस करेंगे तो वो वैल्यू 102 समथिंग सीधा आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 100 बाद में क्या कर रहा है, उधर जाके जुड़ रहा है ना। हमने क्या किया, हमने इसको बाद में ऐड कर दिया, ठीक है। ये डायरेक्टली इसको ऐसे दिखा रहा है कि इसको बाद में लाके इधर जोड़ दो, बात एक ही है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, टीएफ के लिए भी सेम फॉर्मूला आता है। टीएफ यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो केएफ, ठीक है। और मल्टीप्लाई में मोलैलिटी सेम टू सेम है, सब कुछ सेम है फॉर्मूला, बस टीएफ और केएफ यूज होगा। और केएफ वाटर का कितना होता है, 1.86। यस है ना। तो हम यहाँ केएफ की 1.86 होता है। वाटर के लिए 1.86 यूज करेंगे। अगर कोई और सोलवेंट दिया हो ना, अमोनिया दे रखा है और फिर वो बोल रहे हैं अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, घट गया, तो ध्यान रखना वहां अमोनिया वर्ड यूज होगा, वाटर नहीं होगा। तो वहां अमोनिया के लिए वो खुद देगा आपको, कहीं आप चक्रों में आके और सीधा वाटर का लगा दे तो बी केयरफुल। हालांकि वाटर का याद रहना चाहिए, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और वो बॉइलिंग कांस्टेंट दोनों के दोनों याद रहना चाहिए, है ना, बॉइलिंग और फ्रीजिंग। तो यहाँ देखिए डेल्टा टीएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर चेंज में, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन में, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमें पता है प्रेशर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, है ना। और इक्वल टीएफ, यानी हम डेल्टा टीएफ को डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो नंबर ऑफ मोल के भी, नंबर ऑफ मोल के फ्रैक्शन के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये टर्म्स भी याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बताइए नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, है ना, उनका फ्रैक्शन घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर ठीक है, ये जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मच ग्राम ऑफ ग्लाइकोल इज डिसॉल्व्ड इन 5 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम -6 डिग्री। तो देखो हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, पानी की बात कर रहे हैं फिलहाल, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो कह रहा है कि वो -6 हो गया 0 से, तो यानी 6 डिग्री घट गया। इसने क्या दिया, डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालोगे तो वो 6 डिग्री सेल्सियस आएगी। यस, क्लियर है? 0 माइनस -6 ना, तो 6 डिग्री सेल्सियस, ये समझ में आ गया? यस। तो वो कह रहा है कि ये उसने दे दिया कि 6 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, तो वो कह रहा है 5 लीटर वाटर के अंदर कितना ग्लाइकोल मिक्स करें, कितने ग्राम ग्लाइकोल मिक्स करें। तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोल जो है डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ठीक है, CH2 और दोनों CH2 के साथ एक OH लगा होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला। तो यहाँ से इसका मोलर मास निकालिए। कार्बन का कितना होता है, 12, 2 कार्बन लगे हुए हैं, 12 दूना 24, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 24 और 4 28, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 28 और 2 30, तो 30 तो हो गया इनका, और ऑक्सीजन 16 16 32 है, तो 30 + 32 कितना हो जाएगा, 62, ठीक है। तो भाई इसका मोलर मास होता है 62, सीधी सी बात है। तो आपको इसका मोलर मास पता होना चाहिए ग्लाइकोल का, 62 ग्राम। सर पेपर में मिलेगा नहीं ग्लाइकोल का मास? सर इनका मोलर मास तो आपको बेटा कार्बन का खुद नहीं निकाल सकते आप, ये देखो। इस तरह से सर ग्लाइकोल का अगर फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला तो देंगे मिलता नहीं है सर। क्या कुछ फॉर्मूले याद ही नहीं रहते। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यू आर इन 12th क्लास, 12th क्लास में आप लोग अल्कोहल का लेसन पूरा कर चुके हैं। अल्कोहल में डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी आता है, और ये बहुत कॉमन है कि ग्लाइकोल और ग्लिसरीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्लिसरीन का क्या होता है पता है, 3 कार्बन, उन तीनों के साथ OH लगा है ना, CH2 3 है और OH लगा, वो ग्लिसरीन होती है। जो मुंह की दवाई होती है ना, छाले हो जाते हैं
इसका फॉर्मूला भी, फिर अल्कोहल, फिनोल, फिनोल का फॉर्मूला अब आप कहेंगे सर फिनोल का फॉर्मूला हमें नहीं आता, पेपर में देंगे। वो जो तो बहुत आता है सर। आता है सर वो। सुनिए बेटा, जो बहुत कॉमन फॉर्मूलाज हैं वो आपने कर रखे हैं ऑर्गेनिक में और बहुत कॉमन है वो, तो उनका फॉर्मूला दिया भी जा सकता, मैं नहीं कह रहा नहीं देंगे, दिया भी जा सकता है, और हो सकता है एग्जामिनर सोचे कि ये तो कॉमन बात है मैं नहीं देता। अब ये सब कुछ एग्जामिनर पे है, तो हमें तो दोनों तरफ से तैयार रहना है। जिस क्वेश्चन में, इसलिए आपको बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया जाए या आप नया फॉर्मूला सीखिए उसको उसी टाइम वहीं पे याद कर दो, बस आसान है काम। क्लियर है? यूं नहीं है कि हम दुनिया भर के फॉर्मूले याद करते फिरेंगे, ये तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपने प्रैक्टिस कर लिया वो कम से कम आपको याद रहे। जैसे यहाँ ग्लाइकोल का फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है यस सर। है ना? तो वैसे करके, तो अब देखो भाई हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू पता, मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं, के एफ उसने दे भी रखा 1.86 kg केल्विन पर मोल, है ना? तो देखिए अब जरा 5 लीटर वाटर दिया है, ठीक है, तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी, कितना घोलें, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हो गए किसके, तो यानी हम, मैं अगर कह दूं कि W/62, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लाइकोल, ठीक है। तो ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल मैंने निकाल लिए, तो अब मुझे क्या करना है, अभी डेल्टा टी एफ जो है वो इक्वल होना चाहिए, कितना होना चाहिए मेरे पास, के एफ 1.86 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल W डिवाइडेड बाय 62 और सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी 5 लीटर वाटर क्या होगा, 5 लीटर वाटर जो है वो 5 केजी के बराबर होगा। क्यों होगा अब ये मुझे आप लोग बताएंगे, कौन बताएगा? तो जो वाटर की डेंसिटी होती है ना वो 1 kg पर लीटर होती है सर, इसलिए यस, डेंसिटी क्योंकि पानी, सुनिए ठीक है, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम और उसका मास बराबर होते हैं केजी में, या फिर बराबर होते हैं ml में, या फिर बराबर होते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, है ना? मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा 1 ग्राम, 1 ml इक्वल होगा 1 ग्राम, 1 kg इक्वल होगा 1 लीटर, है ना? यस समझ में आ गया बेटा? तो ये Yes. ऐसे करके वर्क करता है। तो क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 होती है, रूम टेम्परेचर पर 1 होती है, वैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी इसकी कम ज्यादा हो जाती है, 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, पता है ना? ठीक है, तो 25 पर जनरली हम मानते हैं। तो अगर वाटर की जगह कोई और चीज दे रखी है तो उसकी डेंसिटी दी होगी, उस डेंसिटी से आप निकालोगे कि वो कितना केजी बनेगा। अगर डेंसिटी नहीं दे रखी तो मतलब समझ लेना पानी होगा और उसकी डेंसिटी वो लीटर और केजी बराबर होगा। अगर डेंसिटी दे रखी है तो लीटर और केजी आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं 1 लीटर, सोचो जरा, 1 लीटर अगर शहद लेता हूँ, वो दूध वाला 1 लीटर का मग रखता है ना, 1 लीटर शहद ले लो उसमें, क्या वो 1 किलो से ज्यादा नहीं होगा? ऐसा नॉट ऑब्वियस। तो मतलब 1 लीटर जो शहद है वो 1 किलो से ज्यादा है, लेकिन यहाँ अगर 1 लीटर पानी लेंगे तो वो 1 किलो के बराबर ही है। 1 लीटर पानी 1 किलो के बराबर, बट 1 लीटर शहद 1 से ज्यादा है, तो यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो डेंसिटी गिवन होगी हमें, अगर नहीं दी तो बराबर है। क्लियर? तो ये आ गया भाई सीधा 5 केजी अपने पास है, तो सोलवेंट इन केजी, लो भाई 5 लगा दो नीचे, बात खत्म। सॉल्व कर सकते हो, ये आपको दिया हुआ है कितना, 6। यस, ये तो मैंने शुरू में बता दिया, ये रहा। यस बेटा, तो फिर बाकी की कैलकुलेशन रहेगी, खुद कर सकते हो ना, W निकालना अब आप, है ना? कर लेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल भी ग्लाइकोल ही होता है ना? हाँ बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल ग्लाइकोल ही होता है। इथाइलिन देखो बताता हूँ कैसे। इथाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन है, कॉमन नेम इथाइलिन, यस, या फिर इथीन बोलते हैं ना इसको, इथीन, आयुपैक नेम, यस। तो इथीन को कॉमन नेम है इथाइलिन। इथाइलिन एक गैस होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब इथाइलिन का डेरिवेटिव, तो इथाइलिन का डेरिवेटिव होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये डेरिवेटिव बना दिया हमने इसका, 2 OH लगा दी तो इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। क्लियर है? इथाइलिन ग्लाइकोल यस सर। या फिर अकेला ग्लाइकोल, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, दोनों एक ही बात है। जनरली उसे इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। अब इथाइलिन ग्लाइकोल बच्चे इसको सोचते हैं, इथाइलिन तो CH2 होता है, उसमें ग्लाइकोल OH कैसे जुड़ गया, उसका नाम इथाइलिन क्यों है? क्योंकि वो इथाइलिन से मिलकर बना है। इथाइलिन को गर्म ठंडा करके वाटर एसिड के साथ रिएक्शन करवा के एसिडिक वाटर के साथ उसका OH रिप्लेस कर देते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ा, OH लगा दिया। तो यानी इथाइलिन से बनकर मिलकर बनने वाली चीज को इथाइलिन के आगे उसका नाम लगा देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। मतलब ये इथाइलिन था पहले, अब हमने इसको ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल नाम हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। यस, गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया बेटा? इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल हम बना लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा।
तो भी ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? अब आंसर निकालो। एक बार ये और बता देना इथाइलिन ग्लाइकोल का बोला जो मतलब क्लास अच्छा ना मतलब आवाज कम होने लगी थी। ठीक है बेटा, बताता हूँ। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये एक्चुअल में इथीन है, एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन में, 2 कार्बन की चेन है, इथीन। इसी का एक कॉमन नेम है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको इथाइलिन गैस बोलते हैं, इथाइलिन गैस, ठीक है, इथाइलिन गैस। तो इथाइलिन गैस से मिलकर बनने वाला डेरिवेटिव, इसको एसिडिक वाटर से जब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये CH2 इसके साथ OH लग जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, इधर से भी CH2 इसके साथ OH लग जाता है। सर तो जो ग्लाइकोल इथाइलिन गैस से बने वो, जो ग्लाइकोल इथाइलिन गैस से बने वो इथाइलिन ग्लाइकोल। अब एक सिर्फ इतना नहीं है, इथाइलिन गैस से मिलकर कोई और चीज भी बन रही है, उसका नाम भी वो हो सकता है। इथाइलिन आगे उस पर्टिकुलर चीज का नाम, ऐसे करके हम नेमिंग देते हैं, ठीक है। जैसे हम जनरली आप लोग कहते हैं ना कि जैसे मेरा नेम है, ठीक है, मंजीत भारद्वाज, तो मेरे फादर का नाम हम पीछे जोड़ते हैं, मंजीत भारद्वाज सन ऑफ केवल कृष्ण। तो इसका मतलब कि केवल कृष्ण मेरे प्रोड्यूसर है, इज माई फादर, ही हैज प्रोड्यूस्ड मी, तो वो मेरे प्रोड्यूसर है। तो लाइक दैट हम इथाइलिन का पहले नाम लगाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन प्रोड्यूसर हो गया, ग्लाइकोल उसने बना दिया। गॉट इट? यस ठीक है। तो ऐसा भी केमिस्ट्री में भी ऐसा करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने नाम के पीछे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नाम लगाते हैं ना। मदर का नाम भी लगता है, फादर का नाम भी लगता है। मदर का नाम पहले लगाया जाता है, पता है? मदर का नाम अगर लगाना है तो पहले लगाया जाएगा, फादर का नाम बाद में लगाया जाएगा, अगर फादर का नाम हमारे नाम के आगे लगेगा तो ऐसा होता है। अब आगे देखिए भाई, वॉन होफ फैक्टर क्या होता है? दैट इज आई, पता होगा सबको वॉन होफ फैक्टर, वॉन ऑफ लॉ होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वॉन ऑफ लॉ। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल एनआरटी होता है। पीवी इक्वल एनआरटी से हम पाई वी इक्वल एनआरटी बनाएंगे। तो देखो भाई, पीवी इक्वल एनआरटी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी को निकाल रहा हूँ, पीवी इक्वल एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, वी को नीचे ले जा, एन बाय वी आर इंटू टी, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है? कंसंट्रेशन मोलैरिटी। बड़ा एम लिख सकता हूँ, बड़ा एम, मोलैरिटी। ठीक है, बड़े एम को यहाँ पर ना, क्योंकि जनरली हम सभी चीजों में जो कंसंट्रेशन टर्म है ये, और जनरली कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ही होता है, याद रखना। कंसंट्रेशन इज रेफर्ड एज मोलैरिटी, ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को मोलैरिटी कहते हैं। और अब मैं पी की जगह पर पाई लिख दूं, पाई इक्वल CRT, पी को, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, तो पी इक्वल पाई बन गया, पाई इक्वल CRT। तो इस तरह से आपके सामने ये इक्वेशन बन गई, पाई इक्वल CRT, और यही है वॉन होफ लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? यस सर। ऑस्मोटिक, देखो यहाँ पे भी N बाई वी लिख रखा है, N बाई वी को ये C लिख रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। मैंने उसको पहले मोलैरिटी लिखा, फिर मोलैरिटी को मैंने कंसंट्रेशन बना दिया, और फिर ये पाई इक्वल, तो आप वो आपकी चॉइस है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। तो पीवी की जगह आप पाई वी इक्वल लिख सकते हैं, पाई वी इक्वल एनआरटी भी लिख सकते हैं, और वी जब नीचे चला जाएगा तो सीआरटी हो जाएगा। मतलब वही इक्वेशन है, कुछ नहीं कर रखा, बस इक्वेशन का फॉर्म बदल रखा है, पीवी इक्वल एनआरटी, ठीक है भाई, यही है वॉन ऑफ लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक, हाँ बेटा। सर जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालता है, आप उसे एक बार बता दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैसे निकालते हैं। किसी को पता है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को आई बोलते हैं, ठीक है, और वाई बोलते हैं, सॉरी, और वाई इक्वल क्या होता है? टी टोटल टू वाई, मतलब एक्स, बताइए जरा। वाई ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन समझ नहीं आया मुझे आप लोग क्या कह रहे हो। जिसे आता है क्लियरली पहले हैंड रेज करो, हैंड रेज कीजिए जिसे आता है। किसी को नहीं आता? ठीक है, हाँ शाम Yes, से आप बोलो, ठीक है बोलिए। उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर, देखो भाई, चलो आप लोगों की मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो देखो क्या होता है, जो वाई होता है, वाई मतलब क्या बोलते हैं इसको, वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन,
नीचे आता है पी टोटल से डिवाइड कर दो और ऊपर पी नोट इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? यस Yes. सर। यस सर। ये फॉर्मूला, ये होता क्या है पहले ये कवर करें ना, जिसने क्वेश्चन पूछा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम लोग जनरली क्या निकालते हैं, ये बता देता हूँ। ये अपने पास सॉल्यूशन है, दो चीजें मिक्स कर रखी हैं, तो हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मान लीजिए इसके अंदर सॉल्वेंट है, मान लीजिए एक वाटर है और दूसरा क्या है, इसके अंदर मैंने पानी के अंदर एथेनॉल मिला दिया C2H5OH। तो पानी और एथेनॉल इनका मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ। मान लीजिए पानी है 18 ग्राम और एथेनॉल जो है वो है 30 ग्राम। ठीक है, इसका एथेनॉल का मोलर मास कितना, 60 होता है ना बेटा? 12 दूना 24, 60 होता है। 29, 30 और 60 नहीं, ज्यादा नहीं बनेगा, 6, 16, 20 हो गया और 12 दूना 24, 20, 40। तो कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई। 16 इसका, ये 40 हो रहा है। 46 होता है, 46। 46, हाँ वही 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 वही, ठीक है 46। ठीक है, तो देखिए 46 है तो मान लीजिए मैं 23 ग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक करेंगे। अब ये 23 ग्राम है, ये इतना, तो मैं उसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ। कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, या वाटर लगा लीजिए, मैं वाटर का निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। क्या निकलेगा? गिवन मास अपॉन सर इसका 23 ग्राम क्या गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? 1। यस सर। टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल कितने हैं? 1 तो है 5 मोल, और इसके कितने आएंगे? 23 43 डिवाइड बाय 46, है ना? तो यानी कि मोल फ्रैक्शन आ गया पानी का, इस सॉल्यूशन में पानी का मोल फ्रैक्शन है वो कितना आएगा? 1/1 + 1/2। ठीक है भाई, क्लियर है? आई विल नॉट सॉल्व दिस। ठीक है, दूसरा अगर मेरे को एथेनॉल का निकालना है तो पहली बात है इसको 1 में से इस पूरी टर्म को माइनस कर दो, एथेनॉल का आ गया। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो एथेनॉल का, ठीक है, एथेनॉल का अगर मैं दूसरे तरीके से निकालूं तो क्या निकलेगा? तो एथेनॉल का मोलर मास आ जाएगा 1/2 गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास 40, यानी चलो पूरा ही करते हैं, है ना? 23 डिवाइड सर इथेनॉल का मोलर मास लिखेंगे ना आप, इसका टोटल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? नीचे टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो वो टोटल तो पानी के और एथेनॉल के दोनों को मिलाने पड़ेंगे। यस यस सर। ये इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया? एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाले, लेकिन वो सॉल्यूशन में निकला। अब बात है कि दोनों वेपर भी तो बना रहे हैं, मैंने इसको बंद कर दिया, दोनों के वेपर्स भी हैं। वेपर्स को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, दोनों के वेपर्स हैं, दोनों के एक जैसे वेपर्स होते हैं, कलर अलग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वेपर फॉर्म में इसका मोलर मास कितना निकलेगा। वेपर्स का मोलर मास निकालने के लिए अगर आप इसमें पानी का वेपर फॉर्म में इसका वो निकालना चाहते हो मोल फ्रैक्शन, पानी का मोल फ्रैक्शन, पानी का वाई मतलब मोल फ्रैक्शन, जो हमने यहाँ पर पानी का मोल फ्रैक्शन निकाला, ये तो सॉल्यूशन में था। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? और वेपर फॉर्म में ये क्या निकलेगा? पानी का वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर फॉर्म में मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कौन सा? नीचे वाला, ये वाला, डिवाइड में आप कर दो टोटल प्रेशर। ठीक है, पी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है, ये वाला ऊपर वाला टोटल प्रेशर, अगर उसको वेपर प्रेशर प्योर वाटर का मल्टीप्लाई में वाटर का जो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है, अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास वेपर फेस में वाटर का क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। वेपर फेस, समझ गए? ये वेपर फेस की बात चल रही है, यानी कि अगर मैं इसको सही तरीके से एरो करूं, ये वाला, ये वेपर फेस का निकालेगा ये। यस, क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। है ना? तो ये याद रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, शायद यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था, देखते हैं। एग्जाम्पल के तो देखिए भाई, 0.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन 0.5 ग्राम सोल्यूट है, 20 ml सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन है, देन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 7.6 mm हो गया। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, 7.6 mm हो चुका है मरकरी का 27 डिग्री सेल्सियस पर, इसका कोई मतलब नहीं है, ये टेम्परेचर हमें फिक्स रखना होता है बस। फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूशन, मोलिकुलर वेट निकालना है। तो देखो भाई पाई इक्वल CRT होता है, ये हम कर चुके हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होती है भाई? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल गिवन गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हो गया आपका C। कंसंट्रेशन ना, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन क्या होती है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और इसके नीचे क्या आएगा? लीटर में सॉल्यूशन।
ठीक है, क्लियर है? यस सर। मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी। ठीक है, सर मोलालिटी है। मोलैरिटी, मोलैरिटी है ये। मोलैरिटी बेटा बड़ा एम, बड़ा एम। ठीक सर है, बड़ा है। गिवन मास डिवाइड बाय, सॉरी गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। इसको तो इन्होंने ये बना दिया, सी की जगह पर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया। इनटू में आरटी था, आरटी ऐसा का ऐसा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पाई उसने दिया है क्या, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इतने ग्राम, इतने अपने 7.6 दे रखा है उसने। अब मैंने 7.6 mm को 760 mm से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? ये है ट्विस्ट यहाँ का। 1 एटमॉस्फेयर 760 mm मरकरी होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं यहाँ पर mm में प्रेशर नहीं लूंगा, क्योंकि प्रेशर को एटमॉस्फेरिक में मेजर किया जाता है। जब इस कैलकुलेशन फॉर्मूले से हम कोई चीज निकालते हैं तो वो फॉर्मूला प्रेशर को एटमॉस्फेयर में निकालता है। तो मुझे इस mm को बदलना होगा एटमॉस्फेयर में। तो 7.6 mm में देखो 1 एटमॉस्फेयर में इतने होते हैं, तो 760 mm में इक्वल होते हैं 180 m। 1 mm में क्या होंगे भाई, 1/760 ATM, है ना? और Yes. 7.6 में क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर दो 7.6 से, तो 7.6 डिवाइड बाय 760, तो ये आ जाएगा आपके पास mm से क्या आ गया, लीटर बन गया। वो सॉरी mm से एटमॉस्फेयर। तो ये जो है, ये टर्म जो है ये ATM में कन्वर्ट कर रही है इसे, एटमॉस्फेरिक, ATM। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। ये एटमॉस्फेयर बन गया। गिवन मास आपको दे रखा है सोल्यूट 0.5 ग्राम है, बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद मोलर मास सोल्यूट का, डिसोल्व्ड सोल्यूट कौन सा डिसोल्व है, मोलर मास यही तो निकालना है उसका कितना होगा। फाइंड द वेट ऑफ द सोल्यूट, यानी कि सॉरी मोलर मास हमें पता है सोल्यूट का क्या सोल्यूट है भाई, ऑस्मोटिक मोलर मास प्रेशर, ही तो निकालना ये तो निकालना है सर। वही। मॉलिक्यूलर मास से निकालना, मुझे लगा वेट अकेला पढ़ लिया मैंने। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो यही तो निकालना हमें। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन तो ml में दे रखा है, ml को 1000 से डिवाइड कर दिया, बन गया लीटर। ठीक है, क्लियर है? यस यस आर की वैल्यू हमें पता है, गैस कांस्टेंट 0.0821 होता है अगर आप एटमॉस्फेरिक में प्रेशर ले रहे हो। हम एटमॉस्फेरिक में क्यों ले रहे हैं, mm में क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि ये आर की वैल्यू को अफेक्ट करता है। अगर आर की वैल्यू अगर आप बदल दोगे तो एटमॉस्फेयर की जगह आप mm भी ले सकते हो, फिर आपको आर की वैल्यू बदलनी पड़ेगी। यानी जो भी आप आर की वैल्यू ले रहे हो, इस आर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ 760 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, अगर ये आर की वैल्यू 760 से मल्टीप्लाई हो गई, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 7.6 ले सकता हूँ। समझ में आ गया सबको? तो या तो इसको 7.6 mm में एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो, या फिर आर की वैल्यू को कन्वर्ट करो। आर की वैल्यू हम फिक्सली याद रखते हैं, तो फिर हम क्यों ना एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेशर को ही कन्वर्ट कर लें। इज दिस ओके टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे होता है बेटा, एनसीईआरटी का। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है, बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। और मल्टीप्लाई में 300 आ गया अभी, 300 टेम्परेचर, अरे हाँ टी इसमें यूज होगा, मैंने बोला टी यूज नहीं होगा, है ना, मुझे लगा कुछ और कर रहे हैं हम। तो टेम्परेचर यहाँ पे यूज हो रहा है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, पीवी इक्वल एनआरटी वाली इक्वेशन में केल्विन में टेम्परेचर यूज होता है। तो टेम्परेचर यहाँ 300 डिग्री 300 केल्विन आएगा, दिस इज केल्विन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। 227 के अंदर 273 ऐड कर दो, 27 ऐड करने पर वो 300 हो जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू होगी इतने ग्राम पर मोल। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, आई वॉन होफ फैक्टर, आई कैसे निकलता है। आई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको ये आना चाहिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है साथ में। ठीक है, तो आई क्या होता है कि हम जब भी पानी के अंदर नमक डिसोल्व करते हैं, तो नमक तो हमें पता है NaCl 2 हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक बॉल है, इस बॉल को मैंने 2 हिस्सों में काट दिया, तो पहले बॉल का सरफेस एरिया तो ये गोल गोल हिस्सा था ना? यस सर। अभी बॉल क्या हो गया, अब देखो बॉल हेमिस्फीयर बन गया एक, ये स्फीयर है, इसको मतलब डी मत समझना, 2D में नहीं 3D में इमेजिन करो। बॉल को काटा है आपने, एक ये बन गया, तो ये वाला सरफेस एरिया तो यही है, ये वाला सरफेस एरिया भी यही है, बट कुछ एरिया बढ़ गया, ये वाला सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और ये गोल है, ये भी आपको पता है ये गोल है ना? ये समझ में आ रहा है? तो यानी कि 2 स्फीयर, यानी कि मैं अगर इसको मैं ऐसे तोड़ रहा हूं तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, तो ऊपर सर्कल बन रहा है प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 हो गया।
तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर। सर हमने तोड़ दिया तो हेमिस्फीयर नहीं बन जाएगा? बेटा हमने उसे आधा आधा कर देना तो 2 हेमिस्फीयर नहीं बन जाएगा? हाँ 2 हेमिस्फीयर बन गए, बिल्कुल 2 हेमिस्फीयर बन गए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हेमिस्फीयर के एरिया में, सरफेस एरिया में अगर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो तो दोनों हेमिस्फीयर्स का टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास, समझ गए? हाँ। या फिर यूं कह लो कि हेमिस्फीयर के एरिया को हाफ कर दो, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हाफ कर दो और उसके अंदर पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, ठीक है? ऐसा होगा। तो यानी कि किसी चीज को काटने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब हमें एक चीज पता है, ये तो जनरल बात थी, अब हमें एक चीज पता है कि NaCl जो है वो होता तो वो भी स्फेरिकल है ना, Na और Cl इसके चारों तरफ से चिपके होते हैं। तो जब ये Cl और Na में टूट जाएगा तो हमारे हिसाब से क्या होता है कि ये 2 स्फीयर अलग हो गए, 2 आयन अलग हो गए। तो इन दोनों आयन का पहले जो एक दूसरे को टच कर रहे थे अब उनका टचिंग एरिया नहीं रहा तो वो सरफेस एरिया बढ़ गया। अब हमारे पास क्या करता है NaCl, क्यों बढ़ाता है वेपर प्रेशर को, है ना? वेपर प्रेशर जो है रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कम कर देता है। यहाँ पर NaCl ऐसे अटका हुआ है, जब मैं इसको बॉईल करता हूँ तो ये इसके बीच में से निकलता है ऐसे पानी, है ना? पानी या जो भी सॉल्वेंट है, तो ये पानी क्योंकि बीच में से निकल रहा है यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बीच में से निकलता हुआ पानी ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। NaCl उसको रोक के रखता है। अगर NaCl मैंने डाला 1 ग्राम, 1 ग्राम में मान लो कि 10 मॉलिक्यूल है, लेकिन वहां जाके वो बन गए 20, तो सरफेस एरिया को ज्यादा रोकेंगे, पानी को उड़ने से रोकेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा था 10 मॉलिक्यूल के हिसाब से वो तो गड़बड़ हो गई। इसलिए इन सब टर्म से जो हम निकालते हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू एम, डेल्टा TB इक्वल KB इंटू एम, ठीक है, I इक्वल CRT, ये सब फॉर्मूलों से जो भी आपका निकलता है मोलर मास, हम इसे मोलर मास भी निकाल सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मोलर मास निकाला। देखिए ये वाला मोलर मास जो हमने निकाला वो मोलर मास सही नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ये टूट जाता है, उल्टा भी हो सकता है, ये जुड़ भी सकता है। तो क्योंकि इसके टूटने या जुड़ने की वजह से मोलर मास सही नहीं आता, तो मुझे इस टर्म को करेक्ट करना था और इसके लिए रिप्रेजेंट किया गया आई मतलब वन ऑफ फैक्टर, इसको करेक्ट करने के काम आता है। यस, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन पूछ रहा था क्या राज? शायद क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक जनरल क्वेश्चन था, जैसे आपने मतलब उसमें NaCl निकाला था, वो वाटर निकाला था और नीचे से हीट किया था तो ऊपर वेपर बन रहे थे उसके। अगर हम ऊपर से मतलब ढक दें और फिर मतलब नीचे से हीट दें फिर मतलब ऐसी हो जाए तो उसमें एक परत से नहीं जम, ऊपर से क्या करें? मतलब उसे क्लोज कर दें पूरे अच्छे तरीके से, आइसोलेटेड कर दें, बिल्कुल बंद, तो परत नहीं जम जाएगी इसमें? यू आर सेइंग कि मैं यहाँ पर इतना पानी पूरा भर दूं ऐसे? हाँ, और नीचे से हीट दें और ऊपर से बंद कर दें। अच्छा तो ये नीचे से आप ऐसे सील करो तो वेपर तो बनेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसका। अरे बॉईल नहीं होगा ना फिर, ये अंदर का इंटरनल प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक्सटर्नल की हाँ, होगा नहीं कभी। कुछ भी प्रेशर बढ़ता जाएगा, पानी के मोलिक्यूल्स ये फट जाएगा हमारा जो बर्नर वगैरह जो ये भी तो है। थर्मोडायनेमिक्स है। सर हाँ, तो ये मैंने ना ये केस ना इसमें देखा है, मतलब जो टंकियां होती है ना हमारी छत पे रखी होती है, तो उसमें व्हाइट सा क्या जम जाता है? व्हाइट सा कहाँ पर जमता है, नीचे या ऊपर? नीचे और ऊपर दोनों तरफ, नीचे मतलब ऊपर एक परत सी बन जाती है। बॉटम में तो देखो क्या होता है कि वहां पर पानी जो है उसमें बहुत सारी मिलावट होती है, मिट्टी भी होती है, तो नीचे तो वो मिट्टी वगैरह और वो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती है, इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, नीचे बैठ जाना, निथार लेना। ऊपर क्या होता है, पानी क्या होता करता है ये बताता हूँ आपको मैं। पानी ना वेपर बन के उड़ता रहता है, ये हमारी टैंकी है, ठीक है, ये टैंकी का ढक्कन लगा रखा आपने, तो ये ऊपर उड़ता रहेगा, यहाँ पर भी उड़ता रहेगा, इधर भी टक्कर मारेगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होकर नीचे गिरना लगेगा ना, नीचे भी तो गिरेगा ड्रॉप वाइज। यस सर। क्योंकि जब नीचे से प्रेशर बढ़ने लगेगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा दोनों में, जितने वेपर बनने थे बन गए। अब पानी क्या है, नए वेपर को टॉलरेट नहीं कर सकता क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, तो भाई जो नए वेपर बन रहे हैं वो तो बनेंगे ही बनेंगे, पानी अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है, वो तो नीचे से तो नए वेपर बनाएगा, तो ऊपर वाले जो बने बनाए वेपर है वो कंडेंस होकर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो पानी अपने साथ कुछ इम्प्योरिटीज जो पानी की तरह वोलेटाइल होती हैं, हवा में उड़ सकती हैं, जो पानी में होती हैं, उनको भी ऊपर ले जाएगा, वो भी कंडेंस होंगी, तो वो हो सकता है वॉल ऑफ द टैंकी के ऊपर चिपक जाए, जिसकी वजह से टैंकी की वाल का रंग बदल सकता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन बताता हूँ,
टेम्परेचर भी है, गर्म है भाई टैंकी, ऊपर से कभी ठंडी होती है सर्दियों में, गर्मियों में गर्म होती है, ठंडे गर्म से जो टैंकी का जो प्लास्टिक की टैंकी का जो प्लास्टिक है वो भी कलर बदल जाता है, उसमें भी कुछ कलर चेंज आ जाता है, इस वजह से भी कलर चेंज दिखाई दे सकता है। और दूसरी वजह जो इम्प्योरिटीज होती है पानी में उसकी वजह से भी कलर चेंज दिखाई दे सकता है। यस, समझ में आया बेटा? यस सर। नहीं सर, यहाँ पे मतलब देखा था मैंने कि ना बहुत टंकी में ना व्हाइट व्हाइट से पता नहीं क्या ही हो जाता है, रेत जैसा जम जाता है टंकियों के अंदर। वो इम्प्योरिटीज ही है बेटा, और कुछ भी नहीं है। वो पानी की इम्प्योरिटी, पानी जितना खराब होगा ना, हो सकता है कि जहाँ पर ज्यादा एरिया में खराब होता है वहाँ ज्यादा तरह के इस तरह की इम्प्योरिटीज दिखाई देंगी, जहाँ पानी साफ होता है वहाँ पर ऐसी इम्प्योरिटीज आपको नहीं दिखाई देंगी। नहीं सर, ये धूप में ही होता है, मतलब अगर ऊपर वाली टंकी में, अगर नीचे रखा है तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ नीचे, क्योंकि मैंने बताया ना धूप में वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है पानी का, ज्यादा वेपर बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो जो इम्प्योरिटियों को नीचे से ऊपर उठा लेगा, और वो इम्प्योरिटियां फिर उसके साथ टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है ना रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ज्यादा उसके साथ चिपकेगा, ज्यादा एडजॉर्प्शन करेगा या उसके प्लास्टिक में चेंज कर देगा, इस वजह से धूप में ही ऐसा होगा। लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन कम होती है, इसलिए स्लो रेट होता है, इसलिए हमें ज्यादा दिखाई नहीं देता। कई साल पुरानी टैंकी लो टेम्परेचर पर भी वैसे ही नजर आने लग जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ बात आई की, तो आई मैंने क्या किया भाई, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं अगर यहाँ देखिए डेल्टा टीएफ लिखता हूँ तो मैं इसको m इंटू के भी लिख रहा हूँ, ठीक है, के एफ मल्टीप्लाई में अगर आई कर देता हूँ तो अब ये करेक्ट हो गया, ये फॉर्मूला अब परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब ये आई क्या होता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो कैसे पता करें, है ना? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये इन्होंने कुछ डाटा दे रखा है, मैं इसको बनाना सिखाऊंगा। आई क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले, ये डिसोसिएशन के लिए स्पेशली, टूटना, एसोसिएशन के लिए भी ऐसा एक फॉर्मूला है। तो डिसोसिएशन करें हम, देखो डिसोसिएशन के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिसोसिएशन के लिए। तो डिसोसिएशन देखिए कैसे होगा, आई इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने हैं। तो मान लो मैंने NaCl ले लिया, NaCl पहले तो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल थे, अब 10 में से मान के चलो कि 2 मॉलिक्यूल टूट गए, ओनली 2, सारे के सारे नहीं टूटते भाई, NaCl तो पूरा डिसोसिएट हो जाता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि मान लो कि उसमें से 2 मॉलिक्यूल टूट गए, तो बाकी के 8 तो ऐसे कैसे हैं। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद 8 तो वो हैं, और 2 मॉलिक्यूल टूट गए थे, 2 मॉलिक्यूल टूट गए, तो 2 मॉलिक्यूल हमें पता है एक मॉलिक्यूल 2 में कन्वर्ट होता है, तो 2 मॉलिक्यूल के कितने बन जाएंगे, 4, यस और नॉट? यस सर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 12 हो गए, 12 12 हो जाएंगे, और बिफोर डिसोसिएशन 10 थे। 10। ठीक है, ये बन गया आपका आई, बस खत्म। आ गया। ये यहाँ से बहुत सिंपल लगा ना, लेकिन अब इसमें अल्फा डाल दिया मैंने बोला 2 मॉलिक्यूल टूट गए, तो देखो टोटल थे 10, टूट गए 2, ये होता है अल्फा, यानी कि टोटल में से कितने टूटे, 2 बटा 10 यानी कि 1/5, तो अल्फा है 1/5। अब 1/5 के हिसाब से मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, आई को ऐसे नहीं निकाल सकते, बहुत सिंपल लगा होगा आपको, है ना? अब देखो आई को कैसे निकालते हैं, तो मैं मानता हूं ये है टोटल, 1 है टोटल मॉलिक्यूल्स, माइनस में टोटल इंटू अल्फा, इन्होंने तो माइनस अल्फा कर रखा है, इसके साथ 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, याद रख लेना, टोटल जनरली 1 ही होता है, ने ऐसा किया तो टोटल में से माइनस कर दिए, यानी अब देखो मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है इसमें, डिवाइड में आ गया टोटल, और यहाँ प्लस में आ गया n इंटू टी इंटू अल्फा। क्लियर है? मैंने बस अल्फा के साथ जहां भी अल्फा है, जहां भी 1 है उसकी जगह। अब देखो हुआ क्या, मैं अपने एग्जांपल को फिर से डिफाइन कर रहा हूं, टोटल थे 10 मॉलिक्यूल, यस, माइनस में 1/5 मॉलिक्यूल टूट गए, अल्फा 1/5 आया ना अपना, 2/10, यस, क्लियर है बेटा? मल्टीप्लाई में टोटल, तो ध्यान दोगे ना, अल्फा को टोटल से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, देखो 1 और 2, 2 ही टूटे ना, यस, क्लियर है? 10 में से 2 टूट गए, 10 में से 2 टूट गए तो बचे कितने, 8, तो ये हैं वो 8 मॉलिक्यूल, प्लस में अब जो टूटे, एक मॉलिक्यूल से 2 बन रहे हैं, तो n जो है, n यहाँ पर क्या है, n है यहाँ पर 2, क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं NaCl के लिए, यस, क्लियर है? यस। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये टोटल है 2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? यस। और
टोटल मॉलिक्यूल 1/5 टूट रहे हैं, मतलब अल्फा 8 ही ब्रेक डाउन हुए हैं, याद रख लें। तो 1/5 से टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब प्लस में मल्टीप्लाई में क्या है, टोटल होते 10 और अल्फा कितना है 1/5, 1/5 यानी कि 5 दूना 10, मतलब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो यानी सीधा सीधा क्या आ गया, 2 दूना 4, यानी कि ये बन गए 4, ये बन गए 4 जो डिसोशिएट हो गए। डिसोशिएटेड टोटल मॉलिक्यूल है 4। ये क्या है, जो डिसोशिएट हुए थे, कितने हुए थे, सिर्फ 2 हुए थे। डिसोशिएट होने के बाद 2 से वो 4 बन गए, है ना। और पहले कितने थे, टोटल 10 थे। ठीक है, तो 10 में से 2 को माइनस कर दिया, 4 को प्लस कर दिया। तो 2 माइनस होने पर 8, 4 प्लस होने पर 12। क्लियर है, वही डाटा आ रहा है 12। नीचे क्या है, नीचे है टोटल, दैट इज 10। तो यहां पर मैं 10 लिख सकता हूँ। समझ में आ गया भाई फॉर्मूला सबको? यस आई को ये डिसोसिएशन के केस में है। हाँ मनीषा बेटा बोलिए। सर मुझे थोड़ा एसोसिएशन और डिसोसिएशन का बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला समझ में आया। डिसोसिएशन का मतलब जो हम सोल्यूट डाल रहे हैं वो 2 हिस्सों में या 2 से ज्यादा हिस्सों में टूट जाएगा। टूटेगा तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। वो अफेक्ट करेगा तो हमें उसे करेक्ट करने के लिए आई को यूज करना पड़ेगा। आई टर्म, वन ऑफ फैक्टर। तो आई होता क्या है, वो करेक्शन टर्म है कि हमने 1 मोल लिए, लेकिन हो सकता है वो 1.5 मोल हो गए हो सकता है वो 1 से 0.8 मोल रह गए हो। ठीक है सर किसी कंपाउंड का हमें निकालना होता है ना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम होती है, तो नहीं आ पाती निकाल। क्या चीज आई निकालना हो तो एसोसिएशन वाला फॉर्मूला दिखाना, वो शायद लग रहा है एक भूल मिनट गया एक हूँ। मिनट बेटा यशवीर, 1 मिनट रुकिए, पहले मनीषा से क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो दोबारा। अल्फा निकालना होता है ना, सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा, यस सर। अल्फा निकालना। देखो अल्फा बहुत आसान है, आपको पहले फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अल्फा देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पर बताया। अल्फा क्या है, जितने जुड़ने वाले डिसोशिएटेड या फिर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब मान लो कि 2 मॉलिक्यूल टूट गए या 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, 2 आपस में जुड़ रहे हैं या Yes. 3 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, जितने भी। और डिवाइड में टोटल, ये डिवाइड में टोटल है, ये टोटल है। टोटल कितने थे मेरे पास, टोटल थे 10। 10 में से 2 मॉलिक्यूल थे जो टूट गए इस केस में, तो 10 में से 2 टूट गए, दोनों का डिवाइड किया, अल्फा आ गया। ये होता है अल्फा। क्लियर? इससे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अल्फा। अब यहां मैंने उसी फॉर्मूले को डिफाइन किया कि आई निकालना है, तो टी, देखिए जरा, टी माइनस टी अल्फा प्लस एन टी अल्फा डिवाइड बाई टी। तो आप इसको अगर क्रोनोलॉजी को समझोगे तो बड़ा आसान लगेगा। टोटल मॉलिक्यूल अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने टूट गए, अल्फा से मल्टीप्लाई होने के बाद कितने टूट गए। ठीक है, तो 1 बाय, जैसे अगर अल्फा 1/5 है तो 1/5 को टोटल से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी 2 टूट गए। सीधा हिसाब है ना। तो 2 टूट गए और ये 2 टूट गए। अब 2 टूटकर 4 में कन्वर्ट हो गए, तो यानी कि जो 2 थे उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये 2 है इस केस में, तो 4 हो गए टोटल। मतलब 2 का बन गया 4, तो ये मॉलिक्यूल है 4। अब मुझे ये 2 घटाने भी तो पड़ेंगे टोटल में से, क्योंकि मैं इनको यहाँ जोड़ रहा हूँ, पहले से 4 की फॉर्म में जोड़ रहा हूँ। तो मैंने टोटल में से 2 घटा दिए और फिर 4 जोड़ दिए, क्योंकि वो 2 का 4 बन गया। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये आ गया Yes, आपका sir. डिसोसिएशन। अब एसोसिएशन के केस में देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं। आई इक्वल टोटल मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो जो जुड़ गए मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा, मैंने माइनस कर दिया। प्लस में, अब प्लस में देखना, जो जुड़े थे मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल जुड़ गए टी अल्फा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एन से, वहां मल्टीप्लाई किया था। तो मान लो, सोचो जरा कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, ये एसोसिएशन करता है। अब इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर, ठीक है, इसके कुछ मॉलिक्यूल आपस में, मतलब 2 का पेयर बनता है इसमें COOH, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए। ये N थे तो 2 मॉलिक्यूल का 1 बन रहा है। अब क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल 50% हो जाएंगे? नहीं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, सारे नहीं जुड़ेंगे। तो मान लो कि टोटल मेरे पास 10 थे, 10 मॉलिक्यूल थे। क्लियर है? 10 में से सिर्फ 2 आपस में जुड़ गए, सिर्फ 2 जुड़े, तो मैं यहां पर 2 जुड़े, तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, टोटल थे 10, ये बन गया अल्फा। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, या 2 की जगह ना सेम एग्जांपल हो जाएगा, मैं इसको एग्जांपल को कन्वर्ट कर रहा हूं। 2 नहीं, मैं टोटल मॉलिक्यूल भी 30 ले रहा हूं। सपोज 30 मॉलिक्यूल थे टोटल, क्योंकि वरना फिर आप वो 2 के चक्कर में गड़बड़ हो जाए। 30 मॉलिक्यूल टोटल थे, 30 में से
तीन मॉलिक्यूल क्या हुए, जो तीन मॉलिक्यूल हैं वो एसोसिएट हो गए, ठीक है, जुड़ गए। यहाँ पर अगर मैं 3 का पेयर ले लूं तो वैसे ये इसके केस में एप्लीकेबल नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 का पेयर होता है, बट सपोज, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइपोथेटिकल, है ना, हाइपोथेटिकल है ये केस, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ये हाइपोथेटिकल है। तो देखिए जरा, तो यानी 3 जुड़ गए तो 3 का 1 बन रहा है, तो टोटल थे, तो देखो 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए, 3 मॉलिक्यूल जुड़े, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और 3 से 1 बन रहा है, और उसके बाद में टोटल थे 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, 3 एसोसिएट हुए, टोटल 3 मॉलिक्यूल, डिवाइड में 30, टोटल 30 थे, ये बन गया आपका अल्फा। तो अल्फा क्या आ गया, 1/10, ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल जुड़कर 1 बनाते हैं, मतलब सिर्फ एक ही पेयर बन पाया। यहाँ पर हो सकता है कि 2 पेयर बने हो, तो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा कि 6 मॉलिक्यूल जुड़ गए टोटल, इसको 6 से करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा और भी बेटर हो जाएगा। देखो 6 मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, 6 मॉलिक्यूल जुड़ गए 30 में से, तो क्या आ जाएगा भाई ये 1/5 3 गुना 6, 2/10, है ना, तो ये आ गया 1/5। यस सर। सही है, ठीक है, 1/5, तो हमारे पास अल्फा आ गया 1/5। तो ये समझ में आया, मतलब 6 मॉलिक्यूल जुड़ गए, 30 थे मेरे पास टोटल, फिर से बता रहा हूँ 30 टोटल थे, 6 जुड़ गए, तो मैंने अल्फा निकाल लिया 6/30, तो ये आ गया 1/5। लेकिन अब ये 6 के 6 एक थोड़ा बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 3 मॉलिक्यूल जुड़कर एक पेयर बना रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 पेयर होंगे ना, 3 वाले, क्लियर है? हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल मॉलिक्यूल थे मेरे पास, ये डिवाइड में यहाँ टोटल ही आएगा। तो देखो अब मैं इसी फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा हूँ, ये एसोसिएशन वाला फॉर्मूला है, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के केस में क्या हुआ कि मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल थे 30 में से कुछ मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो मेरे को यहाँ पता है ना 6 जुड़े थे, लेकिन इस 6 को मुझे तो अल्फा की फॉर्म में मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं अगर टोटल को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा की वैल्यू 1/5, तो 6 ही आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं 6? यस सर। है ना, तो इसलिए हम इसको टी अल्फा लिखते हैं, मतलब जितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं उसको टी अल्फा लिख देंगे। टी, तो अल्फा को टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल जो एसोसिएट हुए हैं या डिसोसिएट हुए हैं वो निकल आएगा। तो 6 को मैंने घटा दिया, कितने बचे, 24 बच गए, है ना, प्लस Yes. अब 24 मॉलिक्यूल तो वो हैं जो एसोसिएट नहीं हुए, नोट एसोसिएटेड, तो नोट एसोसिएटेड, तो जो एसोसिएट नहीं हुए वो है 24। अब प्लस में जो एसोसिएट हो गए तो वो देखो वो कितने होंगे भाई, टी इंटू अल्फा, तो मुझे पता है टी इंटू अल्फा कितना होता है, तो 30 इंटू 1/5 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके डिवाइड में फिर से n आएगा। तो मैंने ये बोला था कि देखो यहाँ क्या हो रहा है, 3 से 3 का 1 बन रहा है, तो 6 मॉलिक्यूल के कितने बनेंगे, 2 ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ना, 3 से 1 बन रहा है, तो ये थे 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल को 3 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे अब बताना था कि 6 मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल बन गए, क्योंकि 3 से 1 बन रहा था। समझ में आ रही बात? यस। 6 मॉलिक्यूल के टोटल 2 बने, तो 3 से 1 बन रहा था, इसलिए 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया, ये है हमारा n, ठीक है। तो अब डिवाइड में, टोटल डिवाइड में आ गया 30। तो देखो अब इसका आंसर अगर हम निकाले, पहले इधर से नॉर्मल सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 30 मॉलिक्यूल थे, 6 जुड़ गए, तो बचे कितने, 24 मॉलिक्यूल बच गए, ठीक है। बट जो 6 जुड़े वो एक्चुअल में 2 ही मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो पाए, यस और नॉट? यस सर। तो 6 के 2 बन रहे हैं, मतलब यहाँ टोटल मेरे पास अब 26 मॉलिक्यूल हैं, एक्चुअल में मेरे पास सॉल्यूशन में 26 मॉलिक्यूल हैं, जिनको मैं 30 मॉलिक्यूल करके कैलकुलेट कर रहा था, बट वो तो 26 ही हैं। तो यहाँ पर अब इसी 26 को निकालें आंसर, देखो वही 26 उसी सॉल्व से निकलेगा। 30 में से ये कितने हैं, 24 घटा दिया आपने, कितना बचा, और 6 घटा दिए, 24 बच गया। इस 24 में मैंने जोड़ दिया, कितना जोड़ा, तो यहाँ देखिए ये 2 आएगा इसका, है ना, 5 के 30, 3 आ गए, तो 2 जुड़ गए, तो ये आ गए 26 मॉलिक्यूल, बन गया ना 26 वापस। यस सर। 26 मॉलिक्यूल हैं जो क्या है, एसोसिएट होने के बाद 26 मेरे पास बच गए, और टोटल कितने हैं, 30। तो इनका रेशो निकालूंगा मैं 26/30, ये रेशो मेरा आई कहलाएगा, दैट इज वॉन होफ फैक्टर, जो कि मेरे मोलिकुलर मास में, अगर मैं टीएफ, टीबी, रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर, कोई भी फॉर्मूला लगा रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो फॉर्मूला यहाँ तकलीफ दे रहा था। तो ये है दोनों फॉर्मूलाज, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये वाला फॉर्मूला याद करना, ये वाला, ठीक है, और सेम हेयर ये वाला फॉर्मूला याद करना, बस
और यहाँ टी और अल्फा का मतलब आपको पता लग गया, अल्फा कुछ नहीं होता, जितने मॉलिक्यूल टूटे या जुड़े डिवाइड में टोटल मॉलिक्यूल जितने थे वो है अल्फा। अगर अल्फा को परसेंटेज से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसान से, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, भाड़ में गया सिस्टम, 100 से मल्टीप्लाई कर दो अल्फा को, परसेंटेज बन जाएगा सीधा। तो अल्फा मान लो आपको 1/5 देगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 40%। 40%। इसका मतलब 40% मॉलिक्यूल या तो जुड़ गए आपस में या फिर टूट गए आपस में। अब 1 से 2 बन रहा है कि 2 से 3, वो है n की वैल्यू, मतलब 1 से 2 बन रहा है या 2 से 1 बन रहा है, 3 से 1 बन रहा है, वो n है, या फिर 1 से 3 बन रहे हैं, वो n है। तो अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अल्फा को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, और बाद में परसेंटेज को फिर से अल्फा बनाना हो तो 100 से डिवाइड कर दो, अभी सिंपल हो जाएगा आई थिंक। यस, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालनी आती है, अल्फा कंफ्यूज कर सकता है, परसेंटेज नहीं करेगी, है ना? यस या तो ये ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को करें बेटा, देखो तो इन्होंने ये 1 की फॉर्म में दिया है, तो ये कंफ्यूज करता है फॉर्मूला, देन आई एम सेइंग कि 1 की फॉर्म में नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको टी भी साथ में लगा दिया, बस कुछ नहीं। और ये सिर्फ इन्होंने एसोसिएशन के लिए दिया, मैंने डिसोसिएशन के लिए मैंने एसोसिएशन वाला भी आपको फॉर्मूला यहाँ करवा दिया, ठीक है? कुछ फर्क नहीं है, वो एन टी अल्फा जो है वो टी अल्फा बाई एन हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस, बाकी सेम, ठीक है? तो यहाँ देखो अब कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, वो करते हैं। देखो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अल्फा की वैल्यू अगर 1 होती है, मैंने बोला अल्फा की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाएगा। समझ में आ गया? ये वही चीज दे रहे हैं, क्लियर है सबको? यस। अब देखो NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी होती है? 2 I 2 क्यों बना? डिसोशिएट हो जाता है ये, अल्फा 100% है, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, भाई कुछ नहीं करने वाला, इस फॉर्मूले में पुट करने वाला हूं। तो देखो आई मैं कैसे निकालूंगा, आई इक्वल टोटल मॉलिक्यूल जितने दिए हैं, अब मैं टोटल की जगह 1 भी लिख सकता हूँ कि मान लो 1 मॉलिक्यूल है टोटल, ठीक है? अब 1 मॉलिक्यूल टोटल था, 1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? ये भी 1 ही है, क्योंकि 100% मतलब 1, 100 से डिवाइड कर दो तो माइनस में 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया? टी से मल्टीप्लाई करूंगा इसको 1 से, तो ये टोटल 1 ही आएगा, तो ये आ गया 0, तो ये टर्म होगी 0, प्लस में n है 2, 1 से 2 बनते हैं NaCl में, और t इंटू अल्फा, t 1 था, अल्फा कितना है? अल्फा भी 1 है, तो ये 2 ही रह गया। डिवाइड में क्या आ गया? डिवाइड में टोटल भी 1 ही था, क्योंकि 1 मतलब 100% टोटल, ठीक है? तो यानी कि टोटल आ गया 2, तो ये आपके पास आई आ गया 2। समझ में आया? फॉर्मूले में पुट कर। सर हाँ बेटा, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा I इक्वल टू टी माइनस टी अल्फा वाला, सर इसमें ऊपर से टी कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर सकते? किसको कॉमन लेके? सर ऊपर से टी कॉमन लेके नीचे वाले टी से कैंसिल कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, वो 1 वाली फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन फिर आप जब इसमें अप्लाई करोगे ना, 1 क्या है वो आपको समझ नहीं आएगा। 1 मतलब टोटल मॉलिक्यूल, समझ गए? कैंसिल कर सकते हैं बेटा, मैंने उसको एक्सपेंड किया है, उसको रिड्यूस फॉर्म तो लिखी रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? ठीक है, मतलब नॉर्मल वाला जब हम एक वो लेंगे तो इसी के लिए एप्लीकेबल होगा एक। हाँ, टी की जगह 1 लिखते हो तो आप टी मतलब टोटल मॉलिक्यूल 1 दे रखे हैं, तो देखो K2SO4 के अंदर मान लो एक ही मॉलिक्यूल आपको टोटल मॉलिक्यूल 1 है, टोटल 1 है, तो अब आप अप्लाई करो K2SO4 में। K2SO4 में कितने आयंस होते हैं? 1 के 3 बनते हैं, देखो कैसे? 3 आयन, A पॉजिटिव 2 बनते हैं, प्लस SO4 1 बनता है ना, SO4 2 नेगेटिव, तो टोटल 3 आयन बनते हैं। तो यानी n की वैल्यू 3 है K2SO4 में, n इक्वल 3 दे रखा है, t इक्वल 1 दे रखा है। अब लगा दो फॉर्मूला, डिसोशिएट हो रहा है, डिसोशिएट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? t माइनस टी अल्फा प्लस एन टी अल्फा डिवाइड बाई t। अब कर दो फॉर्मूले में पुट, क्या आएगा? t है 1 माइनस 1 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? अब अल्फा 100% दे रखा उसने, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं पूरे के पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं, उनमें अल्फा की वैल्यू 1 होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोशिएटेड, अल्फा विल बी 1। क्लियर है ये बात सबको? यस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें पता पूरे हो जाते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 है, प्लस में क्या आएगा? n यहाँ पर मैंने पहले बता दिया 3 हिस्सों में टूट रहा है, 3 इंटू टोटल 1 है, टोटल की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में अल्फा भी 1 है, डिवाइड 3 आएगा आंसर। तो टोटल आंसर आप निकालोगे, कोई भी छोटी सी कैलकुलेशन है 3 आ गया। ये वैसे तो लग रहा है कि सीधा 3 क्यों नहीं निकाल रहे सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि कई जगह गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। K2, ये देखो K4Fe साइनाइड 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, पूरा नहीं टूटता, ये पूरा नहीं टूटता, तो क्या करें? ये 50% टूटता है। सपोज यहाँ इसने दिया 50%, अल्फा 50% है तो आई की वैल्यू 3 आएगी, अगर अल्फा 100% है तो आई की वैल्यू 5 आएगी। कैसे? अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये इसको मैं रब कर रहा हूँ,
ठीक है, देखिए बेटा, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको मनीषा बेटा, आपको भी ना फिर अल्फा और ये टी का वैल्यू समझ में आ जाएगी, और ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो देखो K4 का मतलब है 4 के पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, प्लस में आयरन साइनाइड 6, ये तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये तो नहीं डिसोशिएट होने वाली, तो इस पे 4 नेगेटिव चार्ज, तो यानी कि टोटल कितने हो गए 5। यस सर 5। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल 5 हिस्सों में टूट सकता है, 5 आयंस बनाता है, तो n की वैल्यू आ गई 5, n है 5, समझ में आया, मतलब 1 से 5 बन सकते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल भी टूट गया तो वो 5 टुकड़ों में टूट जाएगा, 1 से 5 बनेगा, n है 5। लेकिन क्या सारे मॉलिक्यूल टूट रहे हैं? अब मान लो कि टोटल मॉलिक्यूल आपके पास एक ही है, एक ही टोटल है, तो क्या वो पूरा का पूरा टूट गया? अब हम कहेंगे एक तो पूरा टूटेगा, लेकिन एक का मतलब आप 100% समझ सकते हैं, या 10 मॉलिक्यूल मान लो कम से कम, तब आपको ज्यादा बेटर लगेगा। तो एक मॉलिक्यूल था हमारे पास, उसका पूरा हिस्सा नहीं टूटा, वो कह रहा है 50% टूट गया, 50% टूट गया, एक के 5 बन रहे थे, तो भाई आधा मॉलिक्यूल तो वैसे ही रह गया, और बाकी के आधे मॉलिक्यूल को 2.5 बने ना, लॉजिक तो यही कहेगा। तो मैं अगर ये कहूँ कि 10 थे, तो 10 में से अब यहाँ 50% की पहले मैं 100% बताता हूँ, तो 10 मान लो एक मॉलिक्यूल है, टी की वैल्यू 1 है, टोटल 1 है, तो हम आई का फॉर्मूला लगाते हैं, टी माइनस टी अल्फा प्लस एंटी अल्फा, डिसोसिएशन हो रहा है, डिवाइड में टी आ जाएगा। तो देखो टी क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, माइनस में 1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना 100%, मतलब 1% को 100 से डिवाइड कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, प्लस में n कितना 5 है, मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में सर अल्फा 50% है सर। नहीं पहले 100 भी दे रखा बेटा, देखो ये रहा, ये अच्छा ओके ओके सर। ना, तो उसके लिए अगर i 5 है तो मतलब 100% टूट रहा है, i की वैल्यू बदल जाती है ना, तो देखो ये आ गया, डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में 1 आ गया, तो टोटल सॉल्व करेंगे 5 आएगा। यस क्लियर है ये बात ना? अब आता है भयंकर वाला क्वेश्चन, अब उसमें क्योंकि मैं 1 की जगह कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा लेके आपको सॉल्व करूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, है ना? तो देखिए जरा, आई की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मान लो कि आपके पास टोटल मॉलिक्यूल यहाँ पर 10 दिए, ठीक है, 1 नहीं लेंगे हम वरना आपको कंफ्यूजन होगा। तो अब मैं आई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो कह रहा है 50% डिसोशिएट होते हैं, सारे नहीं टूटते, 50% डिसोशिएशन, ये देखिए 50 दे रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, आई इक्वल टी माइनस टी अल्फा प्लस एंटी अल्फा डिवाइड बाय टी। तो देखो भाई आई इक्वल टी थे 10 में से 10 माइनस 10 इंटू 1/2 कितना है 50%, 50% को 100 से डिवाइड करो 1/2। यस 1/2 स्टेप समझ में आ गया? यस सर। यस सर। n कितना, n तो 5 ही रहने वाला है, क्योंकि एक के 5 टुकड़े टूटते हैं, आयंस निकालने आपको, तो एक के 5 बनते हैं, तो 5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई में टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं 10, मल्टीप्लाई में अल्फा 1/2, डिवाइड में टोटल मॉलिक्यूल 10। क्लियर है? यस सर। आई देखो फिर क्या, अब जरा इसे सोल्व करें, ये 2 पंजे 10 आएगा, 10 में से 5 गए, 5 बचा, तो ये कैलकुलेशन आ गई 5, इसका आ गया 5, ठीक है, प्लस में 3 आएगा, 25 आ गया, है ना? यस सर। डिवाइड में आ गया 10, टोटल कितना हो गया 30, डिवाइड में आ गया 10, इक्वल आ गया 3। यहाँ पर 3 ही निकाल रखा है, लेकिन इन्होंने टोटल मॉलिक्यूल 10 से बड़ा आसानी से समझ में आता है। अगर टोटल मॉलिक्यूल 1 हो तो हमें कंफ्यूजन क्या होती है, यार एक तो मॉलिक्यूल है, उसमें से आधा कैसे टूट सकता है? तो भाई टूट तो सकता है, एक का मतलब वो एक कभी होता नहीं है, वो एक मोल होता है हमेशा, जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होती है। तो एक मतलब एक मोल है, एक मॉलिक्यूल नहीं है। तो अब हमें थोड़ा ठीक लगेगा कि हाँ एक मोल है, तो एक मोल में कितना टूट रहा है भाई, 50% टूट गए एक मोल में से। तो हम इसलिए यहाँ मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा लेंगे तो बेटर लगेगा, बट अगर एक लेके कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि यहाँ हमने एक ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 10 की जगह पर बस एक लगाना है, 10 की जगह एक, टोटल एक है, एक में से आधा टूट रहा है, यहाँ पर भी एक में से आधा टूट रहा है, ये भी एक से डिवाइड हो रहा है। तो देखो बेटा कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, सोचो 1 और ये आधा था तो 1.5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? ये देखिए जरा, यहाँ पर आ गया 0.5, ठीक है, ये आधा बचेगा इसमें से, और ये 5, ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 ये भी 1 आ जाएगा, ये 1 ही है। तो अब देखो जरा 2.5 और डायरेक्ट 3 आ जाएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। समझ गए सभी? यस सर। यस। इस तरह से हम इसको 10 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1 मान के भी कर सकते हैं, बट 1 में फिर कंफ्यूजन होता है, 1 मॉलिक्यूल कैसे टूट सकता है, 1 तो टूटता ही है, वो 1 मोल होता है। क्लियर है सबको? अभी मुझे लगता है कि आप अल्फा और आई समझ सकते हैं बड़े आराम से कि आई कैसे निकलता है। 50% अल्फा दिया हुआ है, ध्यान देना 50% वाला इंपॉर्टेंट है।
अब ये 50% नहीं होता, कई बार 10% होता है, 20% होता है, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूबल साल्ट होते हैं सेपरेटली सोल्यूबल, वो तो 0.1% टूट रहा है, वो बोलेगा 0.1 टूटा, परसेंट 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 हो गया, ऐसा कुछ, या 0.01 आएगा, हाँ 001 हो जाएगा, बहुत कम टूटा ना, तो बहुत कम टूट रहा है, उसका अल्फा बहुत कम है, तो इसलिए फिर वो वैल्यू अल्फा के हिसाब से आई फैक्टर भी बहुत छोटा सा बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा नहीं। तो ऐसे करके आपको अब इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आ गया? यस सर। वैसे ये जनरली बच्चों में मिसिंग होता है ये वाला पार्ट, उनको अल्फा और आई ये इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं समझ में आते, मुझे पता है। अब इसके अगर आपने आज बैठकर क्वेश्चन नहीं किया, एनसीईआरटी में भी इसके काफी सारे क्वेश्चन है बीच बीच में अल्फा और एन के लिए, वो जरूर सोल्व करना, नहीं करोगे तो ये सारी कहानी फिर से भूल जाओगे। फिर भी कोई बात नहीं, कभी भूल जाओ तो यू कैन मैसेज नहीं, आपके पास सबके पास मेरा अवंती वाला नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर से ये समझाने के लिए छोटा सा वीडियो फिर से बना दूंगा, वरना इसी वीडियो को देख लेना, ये तो आपके पास रहेगा ही, है ना? यस सर। चलिए फिर आगे देखते हैं भाई, अब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करें। सर टाइम हो गया। टाइम हो रहा है, चलो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सीधा समझा देता हूँ फटाफट, ठीक है? देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, अपीयरेंस दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है, जो यहाँ 1 दे रखा है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डिसअपीयर होगी रिएक्शन में, हाइड्रोजन भी डिसअपीयर, रिएक्टेंट तो रिएक्शन में खत्म होते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, है ना? तो हाइड्रोजन जो डिसअपीयर है, यहाँ 3 लगाओ 1/3 आ जाएगा, ये ध्यान देना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है 1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और 2 अमोनिया बन रहे हैं 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये अपीयर होगा ना, ये तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, दैट्स इट। इतना करने के बाद अब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालना चाहते हो, सिर्फ नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस का रेट निकाल रहे हो, तो नाइट्रोजन तो 1 से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन 1/2 इंटू, इसने कुछ दे रखा है, क्या दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे रखा है 2 इंटू 10⁴ है, तो अमोनिया के साथ कंपेयर करो, है ना? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, अमोनिया से इक्वल कर दो बस सीधा, दिस वन इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अपीयरेंस रेट दे रखा है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। सेम एज इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, वो 3/2 हो जाएगा, ये 3 जो है ये इधर चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन का निकालना है, 1/3 को उठा के इधर ले जाओ तो 3 मल्टीप्लाई में चला गया, तो 3/2 आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ये रहा, और रिएक्शन का रेट हमें अमोनिया के अपीयरेंस से वो दिखाना है, तो अमोनिया का अपीयरेंस तो ये रहा, तो ये सीधा सीधा इसी को सीधा कर दो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 into 2 इंटू अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे रखी है 1/2 से, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, दैट्स इट। That's all for the today's lecture, guys. Thank you for attending the class. Recording done. सर पेपर कैसा आया हुआ है नीट का वाला? बेटा